वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज आपकी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की थर्ड क्लास है और आज के क्लास का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले आप लिखिए क्लास नंबर थर्ड। पिछले दो क्लासेस से मैंने क्या क्या रखा है कि ये वार्म अप क्लास है और मैंने आज की क्लास के बारे में क्या कहा था। मैंने कहा था कि आज की क्लास 50-50 होने वाला है। 50% वार्म अप एंड 50% द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। 50% ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको आज की क्लास में मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। लिखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सब लोग तैयार हो जाइए। अब आप अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ बातें आपको लिखना भी पड़ेगा। सिर्फ सुनने से नहीं काम चलेगा, कुछ कुछ आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर आउटपुट निकले तो आप रजिस्टर एंड पेन खोलिए और इसको एक वर्चुअल टीचर मत मानिए, एक्चुअल टीचर मानिए कि आपके सामने खड़ा है और उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ऐसे लेट करके मोबाइल खोल लिए, लैपटॉप खोल लिए और सुने जा रहे हैं तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। तैयार हैं? बिल्कुल, मैं भी तैयार हूँ और क्लास स्टार्ट करूँ अब। यस सर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी बच्चों, देखिए क्या है। मैंने पिछली क्लास में आपके सामने लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस किया था और मैंने क्या बताया था उसके लिए। मैंने कहा था कि लॉ ऑफ डिमांड का क्वांटिटी का प्राइस के साथ रिलेशन। अगर ये प्राइस है, ये डिमांड है। अगर ये प्राइस है तो ये डिमांड, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। अगर मान लो कि P1 से प्राइस घट के P2 हो गया तो Q1 से क्वांटिटी बढ़ के क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। ये है चेंज इन P और ये है चेंज इन Q। मान गए? मतलब साफ सी बात है कि अगर प्राइस में कमी आई है तो क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ गया। अगर यहीं पे एक डिमांड कर्व और ड्रॉ करें हम, देखिए यही प्राइस यहाँ पे रखता हूँ और यही प्राइस यहाँ पे रखता हूँ। ये P1 है, ये P2 है। ये क्वांटिटी डिमांडेड Q1, ये क्वांटिटी डिमांडेड Q2। सेम चेंज इन प्राइस है, दोनों जगह सेम है। यहाँ चेंज इन प्राइस और यहाँ चेंज इन प्राइस सेम है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ चेंज इन क्वांटिटी क्या है और यहाँ चेंज इन क्वांटिटी अलग अलग है। ये चेंज इन क्वांटिटी को मान लीजिए आप स्टार, इसको दे दिए डबल स्टार। चेंज इन क्वांटिटी डबल स्टार इज मोर देन चेंज इन क्वांटिटी सिंगल स्टार। ऐसा क्यों है? प्राइस में चेंज तो सेम हुआ है। ऐसा इसलिए है कि ये डिपेंड कर रहा है कि ये डिमांड कर्व का स्लोप क्या है। देखिए यहाँ पे डिमांड कर्व क्या है, इस जगह पे डिमांड कर्व क्या है, फ्लैटर है, और यहाँ क्या है, स्टीपर है। इसका मतलब है कि प्राइस में सेम चेंज होने के बावजूद भी क्वांटिटी में चेंज सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। क्या सर ये सब बातें हमने पहले नहीं पढ़ रखी है? ऑफ कोर्स पढ़ रखी है। मैंने कहा ना कि 50-50 बातें यहाँ पे चल रही है। अभी देखना ना, आगे चल के बहुत नई बातें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है सर। इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी कितना आएगा, ये बातें स्लोप पे भी डिपेंड करता है। लिखता हूं मैं यहाँ पे पहला पॉइंट बना करके, गिवन द चेंज इन प्राइस, हाउ मच change in quantity will take place it depends on the slope of the demand curve also। डिमांड कर्व के स्लोप पर भी ये डिपेंड करता है। आपने देख लिया यहाँ पे। ठीक है सर।
अब यहाँ ये बात आती है कि सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी तो बढ़ेगा। ये कौन बताता है? ये बताता है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन कितना बढ़ेगा? हाउ मच चेंज? हाउ मच चेंज? चेंज होगा कितना? ये बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होगा ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? एक मजाक करूं आपके साथ? कर लो सर, कोई बात नहीं। मान लीजिए कि आप मेरे सामने हैं, छोटे बच्चे हैं, अभी अब तो बड़े हो गए, आपको मैं अब हिट नहीं कर सकता, छोटे बच्चों को तो हल्का फुल्का लोग प्यार से मार भी देता है। एक थप्पड़ लगा दिया आपको, आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपको एक थप्पड़ लगा दिया, गुस्सा आएगा आपको? ऑफ कोर्स आएगा। एक दूसरे बच्चों को भी थप्पड़ लगाया, उसको भी गुस्सा आया। लेकिन दोनों बच्चों का गुस्सा का लेवल क्या होगा? अलग अलग होगा। और ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ आपको। बहुत साल पहले की बात है, एक स्कूल में मुझे क्लास के लिए बुलाया गया था, इकोनॉमिक्स की क्लास के लिए। वहाँ मैं क्लास देने के लिए गया, तो हुआ क्या कि एक बच्चा था जो जनरली क्लास से बाहर रहता था। दो चार बच्चे ऐसे थे, तो क्या हुआ कि सबको पनिशमेंट मिली, सबको पनिशमेंट दिया। एक बच्चा कुछ ज़्यादा ही ड्रामा करने लगा मेरे साथ, मैंने उसको एक थप्पड़ लगा दी। पनिशमेंट सबको मिला, लगभग इक्वल पनिशमेंट मिला, उसको थप्पड़ लगा दी। पता मुझे क्या कहता है कि सर आज गेट के बाहर मिलते हैं। समझ गया ना मतलब क्या होता है गेट के बाहर मिलते हैं? मैंने कहा चलो ठीक है भाई, गेट के बाहर मिलते हैं। थोड़ा सा इडियट था बच्चा, अच्छा बोल दिया उसने, उसको भी कौन सा ऐसा करना था। लेकिन आजकल ज़माने में कोई फिक्स नहीं है, पुराने ज़माने के बच्चे नहीं है, हो सकता है गाड़ी का शीशा तोड़ देता। मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि पनिशमेंट सारे बच्चों को मिली, लेकिन रिस्पॉन्स सबका क्या रहा? अलग अलग रहा। किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, किसी को कम गुस्सा आया, किसी को और कम आया, किसी को एक्सट्रीमली ज़्यादा गुस्सा आया, किसी को इतना गुस्सा भी आ सकता था कि क्या करना, गाड़ी के शीशा तोड़ देते, किसी को इतना गुस्सा था मेरे को पत्थर ही फेंक देता। आजकल के बच्चों को भरोसा नहीं है। मैं एक न्यूज़ सुन रहा था हरियाणा का या कहीं आसपास का, एक बच्चे को टीचर ने मारा, उस बच्चे ने अगले दिन जाके टीचर को घोंप दिया सीधे अंदर, डेथ हो गई उनकी। ऐसी बातें क्लास में नहीं करनी चाहिए। देखो एक्सेप्शन हमेशा होते हैं हर चीज़ का। हजारों हजार लाखों लाख बच्चे हैं, उसमें से किस बच्चों का क्या माइंडसेट है, क्या रिस्पॉन्स है, कोई नहीं जानता है। लेकिन सर फिर इस तरह की बातें आज अभी क्यों कर रहे हो? चलो मैं वापस लेता हूँ बातों को, हंसी मजाक में बोल दिया, ऐसे आप बच्चे नहीं, आप बहुत शानदार बच्चे हैं। भाई नहीं अच्छे हैं तो कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं? कोई मजाक थोड़ी है यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेना, इतनी अच्छी पढ़ाई करना, इको ऑनर्स लेना। इको ऑनर्स वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स। ठीक है सर, तो आप कहना क्या चाहते थे? मेन बात पे आइए। मैं ये कहना चाहता था कि थप्पड़ तो सबको सेम लगा, लेकिन सबका रेस्पॉन्सिवनेस क्या था? अलग अलग था। प्राइस चेंज तो सब में सेम है, लेकिन डिमांड में कितनी चेंज आएगी, क्वांटिटी कितना चेंज आएगा, ये सब का रेस्पॉन्स अलग अलग होगा। सब मतलब सर गुड्स पे डिपेंड करता है। मैं बातों बातों में समझा देता हूँ। अगर मान लो मेडिसिन है, मेडिसिन की प्राइस काफ़ी गिर जाए तो भी आप ज़्यादा मेडिसिन परचेज नहीं करेंगे, और मेडिसिन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो भी आप कम नहीं परचेज करेंगे। तो देखा आपने, प्राइस के बढ़ जाने से या घट जाने से मेडिसिन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ रिस्पॉन्स क्या होगा? काफ़ी कम। रिस्पॉन्स का ही नाम क्या? इलास्टिसिटी। भाई पहले अगर आपको अपनी भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में बातें समझ आए ना, तो मैथमेटिकल और डेरिवेशन तो हम कर लेंगे। मेडिसिन देख लिया, आपके घर पे आ जाते हैं, आपके घर में, आपके किचन में जो सामान है उसकी प्राइस में कुछ ज़्यादा चेंज हो जाए, कम चेंज हो जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्वालिटी में फर्क हो जाएगा। हो सकता है आप पतला चावल खाते थे, आप मोटा खाने लगेंगे, थोड़ा गाढ़ा दाल खाते थे, पतला दाल खाने लगेंगे, सब्जी में ज़्यादा आप हरी सब्जी मिलाते थे, आलू मिलाने लगेंगे, ये हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली खाना तो खाएंगे ना, वो ही, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके घर में अगर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं तो वो आप कम खरीदोगे, प्राइस बढ़ जाएगी। तो जो बहुत ही एसेंशियल गुड्स होते हैं उसमें ना ज़्यादा बढ़ता है ना ज़्यादा घटता है, ठीक है ना। लेकिन जो थोड़ा कंफर्टेबल गुड्स होते हैं उसमें ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप कहीं घूमने जाते थे, कहीं बाहर खाना खाने जाते थे, अच्छे अच्छे कपड़ा खरीदते थे, ब्रांडेड शूज़ खरीदते थे, ये सब कम कर देंगे आप, क्योंकि इसके बगैर आपकी ज़िंदगी चल सकती है,
ये सब कंफर्टेबल गुड्स होते हैं। जो लग्जरियस गुड्स होते हैं उसमें बहुत कम कर देंगे। तो इलास्टिसिटी प्राइस चेंज का गुड्स पे कितना फर्क पड़ेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है गुड्स का नेचर क्या है। ये बातें भी पहले पढ़ चुका आपने। तो कितना फर्क पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कोई भी आपसे पूछे लॉ ऑफ डिमांड क्या, तो क्या कहोगे? प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी का घटना। और कोई पूछे हाउ मच चेंज, तो क्या कहोगे? इट डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी को ही क्या बोलते हैं हम? इसी को क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस कितना कितना रेस्पॉन्स उसके ऊपर है। इलास्टिसिटी वर्ड का इस्तेमाल इकोनॉमिक्स में भी होता है और इलास्टिसिटी वर्ड का इस्तेमाल साइंस में भी होता है, आपकी लाइफ में भी हो सकता है। आप देखो ना, कोई अगर लकड़ी का सामान है उसमें कितना भी एयर ब्लो करो वो फूलेगा नहीं हो, लेकिन बलून में क्या होता है? फूल जाता है। क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। कोई रबर होता है उसको खींचोगे क्या होगी? वो ज़्यादा खिंचाएगा, स्ट्रेचेबल होगा, इलास्टिसिटी ज़्यादा है। लकड़ी के टुकड़े को खींचो, स्ट्रेचेबल नहीं है। वही बात है कि अगर साइंस में इस्तेमाल करो तो वहाँ भी अलग मीनिंग है उसका, लगभग मिलता जुलता मीनिंग है लेकिन अलग पर्सपेक्टिव में, और इकोनॉमिक्स में भी अलग पर्सपेक्टिव में, लेकिन भावनाएं वही है, मीनिंग वही है। अगर प्राइस का चेंज हो तो डिमांड पे क्या, कंट्रैक्शन एक्सपेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो ना, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको इसको अगर ये यहाँ बढ़ता है इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। कितना एक्सपेंशन होगा? हाउ मच एक्सपेंशन? प्राइस के बढ़ जाने से कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा? तो हाउ मच एक्सपेंशन, हाउ मच कॉन्ट्रैक्शन, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इलास्टिसिटी। अब मैं इससे ज़्यादा इस टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हाउ मच कॉन्ट्रैक्शन अगर प्राइस बढ़ गई तो, एंड हाउ मच एक्सपेंशन अगर प्राइस घट गई तो। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सबसे सिंपल एंड सबसे पॉपुलर फॉर्मूला यही है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। वो है आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सबसे पॉपुलर है, सबसे सिंपल फॉर्मूला है, हालांकि सबसे अच्छा फॉर्मूला नहीं है। इसको परसेंटेज मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परसेंटेज मेथड। मैंने अभी कहा आपको कि ये सबसे अच्छा फॉर्मूला नहीं है, सबसे सिंपल तो जरूर है लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल तभी होगा जब सवाल आपको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करने के लिए कहे, अदरवाइज आप दूसरे फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और साथ साथ इस फॉर्मूला का इस्तेमाल तभी होगा जब कैलकुलस मेथड से आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन मेथड से क्या करेंगे? इलास्टिसिटी निकालेंगे। और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल तभी होगा जब प्राइस में काफ़ी स्मॉल इन्फिनाइटली चेंजेज हो, इन्फिनेटेसिमली स्मॉल चेंज हो, तब इस्तेमाल होगा। मैंने क्या कहा? प्राइस में काफ़ी कम चेंज हो, काफ़ी इन्फिनाइटली स्मॉल चेंज हो तो इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन आपको कंपेल करे तो इस्तेमाल होगा। कैलकुलस मेथड से निकालेंगे तो इस्तेमाल होगा। अदरवाइज अगर सवाल ऐसा कुछ भी ना कहे तो अदर मेथड्स ज़्यादा अप्रोप्रिएट माने जाते हैं। लेकिन चलिए परसेंटेज मेथड को पहले एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। सर ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को क्या कहेंगे आप? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100। कहोगे सर ये सब बातें तो हमने पढ़ के आया हुआ है। मुझे नहीं पता आप क्या पढ़ के आए, मैं सब पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, मैंने कसम खा रखा है, सब पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन चेंज इन पी अपॉन पी इंटू 100। 100 कैंसिल कर दीजिए, क्या हो जाएगा? चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी। मान गए बच्चे? अब ये क्या होगा? ये होगा चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये है परसेंटेज मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इसको बोलते हैं ईपी से मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको बोल सकते हैं आप। सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलवेज क्या होता है? जीरो से ज़्यादा और बड़ा और इन्फिनिटी से कम और बराबर होता है। जीरो से ज़्यादा और बराबर हो सकता है, इन्फिनिटी से बराबर कम हो सकता है। जीरो और इन्फिनिटी तो एकदम परफेक्ट सिचुएशन है, जनरली लाइफ में आता नहीं है। तो इससे हम क्या मानकर चल सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जनरली क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन जब भी कभी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लिखते हैं तो ई पी इक्वस टू लिखते हैं माइनस चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी अपॉन पी अपॉन क्यू। अब आप कहोगे सर अभी आपने कहा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होता है,
और आपने साइन यहाँ क्या लगा दी, माइनस लगा दी। ऐसा क्यों किया आपने, ये अन्याय क्यों किया आपने। आप एक तरफ से कहते हो ये पॉजिटिव होता है, इलास्टिक डिमांड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, भाई चेंज तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना। प्राइस को कम करेंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगा घटेगा तो कंक्रीट टर्म्स में होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपने नेगेटिव साइन क्यों लगा दी। बट ऐसा नेगेटिव जानते हो क्यों लगाया, नेगेटिव लगाया इसको पॉजिटिव करने के लिए। क्यों सर, क्योंकि जानते हो जब इसका रिजल्ट आएगा ना, इसका रिजल्ट जब आएगा ना तो वो नेगेटिव आएगा। चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू का रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों सर, ये क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि क्वांटिटी में और प्राइस में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। ये लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ रखा आपने, अच्छा क्वांटिटी एंड प्राइस में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। तो इसका रिजल्ट तो नेगेटिव आना ही है। अब अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पॉजिटिव करना पड़ेगा तो नेगेटिव से एक और नेगेटिव को लड़ाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मान गए, ठीक है सर। आगे चल के जब सवाल करेंगे तो इसको और भी बढ़िया से हम प्रूफ करेंगे। तो अभी आपको मैंने क्या समझाया, ये बहुत ही छोटी सी बेसिक बात थी। कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर इलास्टिसिटी, पहला क्वेश्चन पूछेगा इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, कहोगे पॉजिटिव। पॉजिटिव होता तो ये नेगेटिव साइन क्यों होता है यहाँ पे, तो क्या कहोगे कि इसका जो रिजल्ट आएगा ना, ये रिजल्ट ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड है से ऑपरेट होता है, ये नेगेटिव आएगा। फिर इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाएगा पॉजिटिव आएगा। इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पीछे क्या लगाना पड़ता है, पॉजिटिव साइन लगाना पड़ता है। मान गए बच्चे, यहाँ तक क्लियर बात है। यस सर, समझ में आ गई बात, पक्की बात सर, समझ में आ गई। चलिए, परसेंटेज मेथड का ये फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि परसेंटेज मेथड से बेटर मेथड है अदर मेथड्स, लेकिन कौन सा मेथड्स अच्छा है अभी उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वेट कर लीजिए। क्यों नहीं बात करेंगे, क्योंकि अभी तो मेथड्स सभी आने वाले हैं ना, तब तो बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन मुझे एक क्वेश्चंस करवाना है तो मुझे एक छोटा सा मेथड आपसे डिस्कस करना ही पड़ेगा। लिखिए आप, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। पहले छोटा सा बेसिक बच्चा सा 9-10 वाला सवाल पूछता हूं मैं आपसे। टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है सर, पी एक्स इंटू क्यू एक्स होता है। मज़ा आ गया, इसमें मजा आने वाली बात क्या थी, सिंपल सी बात है ये तो, इसमें कौन सी बड़ी खास बात मैंने पूछ दी आपसे। यस सर। अब मान लीजिए दो टोटल एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ मैं। सिचुएशन 1, पी एक्स वन इंटू क्यू एक्स वन। सिचुएशन 2, पी एक्स टू इंटू क्यू एक्स टू। मतलब क्या हुआ, जो प्राइस आपकी है वो पी एक्स वन से घट करके क्या हो गया, पी एक्स टू हो गया। तो क्वांटिटी क्या हुआ, क्यू एक्स वन, ये घट गया है, क्यू एक्स वन से बढ़ के क्या हो गया, क्यू एक्स टू हो गया। प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ गया। ऑफ कोर्स एक्सपेंडिचर में फर्क पड़ेगा। यस सर। अगर ये एक्सपेंडिचर सेम रह जाए, यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ रहे, सेम रहे, तो पता है इसको क्या बोलेंगे, इसको यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूनिटरी इलास्टिक। अगर एक्सपेंडिचर सेम रहे तो इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए पहला सिचुएशन में प्राइस कितनी है, 10 है, क्वांटिटी कितनी है, 1000 है। दूसरा सिचुएशन में प्राइस कितना हो गया, घट के 8 हो गया, क्वांटिटी कितनी है, सॉरी हटानी 100 ले लो, 125 है। ये कितना खर्चा हो गया, प्राइस इंटू पी वन इंटू क्यू वन कितना हो ये, एंड पी टू इंटू क्यू टू कितना हो गया, ये भी 1000। एक्सपेंडिचर सेम है ना, इसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। अभी इसके बारे में समझ के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, इसके बारे में अलग से भी हम बात करने वाले हैं। यस सर। आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल, मान लीजिए कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है। क्या है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है। एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, क्यू एक्स इक्व टू 8 अपॉन पी एक्स। क्यू एक्स इक्व टू 8 अपॉन पी एक्स। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं,
यहाँ देख रहे हैं कि क्यू एक्स एंड पी एक्स जो है ना सो अपोजिटली रिलेटेड है, अपोजिट है। अगर क्यू एक्स बढ़ेगा तो पी एक्स कम हो, या वाइस वर्सा पी एक्स बढ़ेगा तो क्यू एक्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है सर। अब ये कह रहा है कि डिराइव द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये तो बहुत ही बेसिक बात हो गई यार, क्या कह रहा है ये सवाल? ये कह रहा है डिमांड शेड्यूल बनाओ। यार बच्चे इतने बुरे दिन आ गए, डिमांड शेड्यूल बनाना पड़ेगा। चलो बना लो। क्यू एक्स इंटू पी एक्स इक्वस टू क्या हो गया, 8 हो गया। कोई भी दो टर्म्स ले लो। मान लीजिए यहाँ पे आप रखिए क्या, पी एक्स, यहाँ रखिए क्यू एक्स। पी एक्स मान लीजिए 1 तो क्यू एक्स क्या होगा 8, मान लीजिए 2 तो क्या होगा 4। और कुछ लेना चाहते हैं? छोड़ दो ना, क्यों लोग डिफिकल्ट हो जाएगा, फ़ायदा क्या है। पी एक्स रख लीजिए 8 तो ये क्या होगा 1। ये कहानी है, ये डिमांड शेड्यूल हो गया। एक बात और नोटिस किया आपने कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर। और टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या 8 है। मतलब पी एक्स एंड क्यू एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, वट एवर द वैल्यू ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स, whatever the value of px and qx, px into qx will be what, same, total expenditure will be same। अगर टोटल एक्सपेंडिचर सेम होता है इसका मतलब कौन सा इलास्टिसिटी होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था, इफ टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स व्हाट, सेम। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया यूनिटरी इलास्टिसिटी। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा ना, या प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड होगा ना, क्या होगा 1 होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा 1 होगा। यस सर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा 1 होगा। ठीक है सर। अगर इस तरह के डिमांड शेड्यूल से अगर हम डिमांड कर्व बनाए, इस तरह के डिमांड शेड्यूल से क्या बनाए, डिमांड कर्व बनाए। पता डिमांड कर्व कैसे होगा, वो होगा आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होगा ये, इसको याद रखिएगा, बहुत बार ये चीज़ डिस्कस होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टर्म्स को आप मैथमेटिक्स में एमएमई में हर जगह सुना होगा आपने। क्या होता है सर ये, देखिए किस ग्राफ को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहेंगे, मैथमेटिकल टर्म्स है। देखो अगर प्राइस यहाँ पे ये है, क्वांटिटी आपकी ये है P1 Q1, प्राइस आपका घट गया, क्वांटिटी बढ़ गया, लेकिन P1 इंटू क्यू वन इक्वस टू क्या, P2 इंटू Q2। ये भी क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये भी क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। देखो यहाँ दो रेक्टेंगल बन रहा है ध्यान इनसे। एक रेक्टेंगल तो आपका ये बन रहा है जो ग्रीन शेड से मैंने बनाया, एक रेक्टेंगल आपका ये बन रहा है जो येलो से बना रहा हूँ। ये ग्रीन पे येलो नहीं चढ़ रहा, आप देखना ध्यान समझ आना, देख रहे हो। और दोनों रेक्टेंगल का एरिया क्या है, एक का एरिया क्या P1 इंटू क्यू वन, दूसरे का P2 इंटू Q2, और दोनों का एरिया क्या सेम है। मतलब साफ सी बात है कि अगर किसी ग्राफ के नीचे हम कितने भी रेक्टेंगल्स बना दें, अगर उस रेक्टेंगल्स का एरिया सेम है, कितने भी रेक्टेंगल बना दें सबका एरिया क्या होगा, सेम होएगा। तो उस ग्राफ को जिसके अंदर के सारे रेक्टेंगल्स का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ का एरिया सेम है, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसकी एक खास बात क्या होती है, मैथमेटिक्स टीचर से, मैडम से आप ज़्यादा पूछेंगे इसके बारे में तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इस खास बात एक और होती है, वो ये होती है कि ये जो कर्व देखना नहीं है, ये ऑलवेज आपको वाई एक्सिस से मिलना चाहता है, ये ऑलवेज आपको एक्स एक्सिस से मिलना चाहता है। लेकिन इसका दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि ये ज़िंदगी में कभी भी एक्स एंड वाई एक्सिस से मिल नहीं पाएगा, उसके काफ़ी नज़दीक जाएगा। ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशन आते हैं जब आप किसी इंसान के काफ़ी नज़दीक जाते हैं लेकिन कभी मिल नहीं पाते हैं। ये सिचुएशन यहाँ भी इसका भी है कि ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस के काफ़ी नज़दीक जाता जाएगा लेकिन कभी मिल नहीं पाएगा।
इस तरह के सिचुएशन बोलते हैं हम एजम्प्टोट्स। एजम्प्टोट्स बोलता है, इसके लिए एक मैथमेटिकल टर्म्स भी है, असिम्प्टोटिक एक्सेस बोलते हैं इसको। मैं लिख देता हूँ कहीं पे इसको आपको, ASYMPTOTIC। असिम्प्टोटिक टू द एक्सेस बोलते हैं इसको, एजम्प्टोट्स भी बोलते हैं, एजम्प्टोट्स भी बोलते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत इस्तेमाल होता है इसका। अब अगर यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछूं आपसे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, तो क्या कहोगे? उसकी इलास्टिसिटी होती है 1, चाहे ED लिखो या EP लिखो की बात। दूसरी बात, उसको यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। दूसरी बात, उसके अंदर के रेक्टेंगल्स P1 इंटू Q1 क्या होता है? सेम, एरिया सेम होता है। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऑलवेज सेम रहता है। ये सारे आपके फीचर्स हो गए, पहचान होगी किसकी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। एक की और देख लीजिए, अगर मान लीजिए इसको मैं, इसका डेरिवेटिव्स निकालता हूँ, किसका? Px इंटू क्यू एक्स इक्व टू कॉन्स्टेंट 8 है, या 8 को हटा के मैं कर देता हूँ K रिप्रेजेंट्स द कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट टर्म्स 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, वट एवर, बट कॉन्स्टेंट है। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ, इसको Qx को एलोन करता हूँ या K अपॉन Px कर देता हूँ और इसका डेरिवेटिव्स निकालता हूँ, तो डेल Qx अपॉन क्या हो जाएगा? डेल Px, और ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस K Px टू द पावर -2, और इसको और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस K अपॉन Px²। लेकिन इसका उल्टा कर दो, डेल Px अपॉन डेल Qx कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको माइनस वॉट, इसका रिवर्स कर दो आप, तो माइनस क्या होगा? एक मिनट होल्ड करो, बस 1 मिनट होल्ड करो, मैं इसको निकालता हूँ इलास्टिसिटी इसका। आप जानते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड होता है चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q। अब ये चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P के बदले हम क्या लिख सकते हैं कैलकुलस में? डेल Q अपॉन डेल QX अपॉन डेल PX इंटू PX अपॉन QX लिख सकते हैं ना? यस सर। अब ये बताइए यहाँ क्या वैल्यू है? डेल QX की वैल्यू क्या आ गई? अभी तो दिखाया था आपको, ये आपका माइनस K अपॉन Px², माइनस K अपॉन Px² इंटू Px अपॉन QX, Px अपॉन QX। Px की वैल्यू क्या है? Px की वैल्यू क्या? Qx की वैल्यू क्या निकला आपका? Px एंड Qx की वैल्यू क्या निकल गया है? Qx की वैल्यू ये निकला हुआ है, इसको पुट कर दो वहाँ पे। Qx इक्वल टू क्या? K अपॉन Px है, तो Px एंड Qx की वैल्यू K अपॉन Px, तो ये हो गया आपका क्या? माइनस K अपॉन Px² इंटू Px² अपॉन K। ध्यान दिया आपने? क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे इसकी, ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि Qx इक्वल टू क्या है? K अपॉन Px। यहाँ देख लीजिए, यहाँ इस जगह पर देख लीजिए, Qx इक्वल टू क्या है? K अपॉन Px। पुट कर दिया उसको वहाँ पे, पुट कर दिया। दोबारा कर लीजिएगा खुद से, आप दोबारा खुद से कर लीजिएगा। तो क्या मिला बच्चे? क्या मिला अल्टीमेटली? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड मिला आपको। ये Px और ये Px कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या आया? -1 आया। अब आप कहोगे सर आपका -1 क्यों आया? क्योंकि आपने क्या कहा था कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव कैसे आ गया? नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि इसके बेसिक फॉर्मूला में मैंने क्या किया? माइनस साइन नहीं लगा रखा है। इसके बेसिक फॉर्मूला में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसके पीछे क्या साइन लगाते हैं हम? माइनस साइन लगाते हैं। तो माइनस साइन नहीं लगाए तो क्या गलत हो गया सर? बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ। नहीं लगाए तो नहीं लगाए, गलत नहीं है। बस याद रखिएगा, अगर EP आपका -1 आ रहा है तो भले ही -1 आ रहा है, लेकिन लिखेंगे क्या आप? AP को लिखेंगे +1, क्योंकि वो -1 के पीछे जब माइनस साइन लगेगा ना तो अपने आप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो कभी कभार क्या होता है, बुक में ना इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड माइनस टर्म्स में दे देता है। आप ना इलास्टिसिटी को हमेशा किस टर्म्स में देखिएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू देखिएगा। इलास्टिसिटी का ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू लीजिएगा। सर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? -1 में
जो 1 है ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, माइनस साइन को छोड़ दिए। माइनस साइन तो सिर्फ इसलिए लगा हुआ है कि डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मैंने माइनस पे ज़्यादा ही फोकस कर दिया। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, माइनस ये शो करता है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इलास्टिसिटी निकालने के लिए एब्सोल्यूट टर्म्स में निकाली जाती है, समझ गए, पक्की बात से एब्सोल्यूट टर्म्स लेना है। तो अभी 10 मिनट से हम क्या बात कर रहे थे, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड डिस्कस कर रहे थे, एजेम्प्टोट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ये ग्राफ बता रहे थे इसके अंदर के ट्रायंगल क्या हर जगह सेम है, P1 इंटू QX1 एंड Px2 इंटू QX2, ये हर जगह क्या होता है, सेम होता है। इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट टर्म्स में 1 होती है। ये बात हम लोग कर रहे थे। इन सब चीज़ों का न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इसलिए मैं तो आपको बिल्कुल सलाह दूंगा कि इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, ढंग से इसको याद कीजिएगा। ठीक है जी, हेडिंग लिखिए आप, यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। हालांकि मैं हेडिंग जरूर लिख रहा हूं, लेकिन इसके बारे में मैं करा चुका हूं। यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने पहले कहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ क्या होगा, 1 होगा, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड 1 होगा एब्सोल्यूट टर्म्स में। और जब 1 होता है उस वक्त डिमांड कर्व क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसमें 2 एजेम्प्टोट्स होते हैं, इधर और इधर। इसके अंदर का एरिया क्या होता है, सर रिपीट हो रहा है, आगे बढ़ो। यस, मैं आगे बढ़ता हूँ। यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्या होता है, प्राइस। ये सेम रहता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या रहता है, सेम रहता है। यस सर। दूसरा टर्म में आइए, यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी के बाद लिखिए रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ये इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है कि प्राइस में अगर चेंज हो, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक में साथ साथ लिख लेता हूँ, एंड इन इलास्टिक, और दोनों को साथ साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। 2 डिमांड कर्व ड्रॉ करता हूँ मैं आपको साइड बाय साइड, एक साथ कर देता हूँ। एक डिमांड कर्व ये है, एक डिमांड कर्व ये है, दोनों में सेम प्राइस में चेंज। देखो ये P1 है, ये P2 है, प्राइस कम हुआ है, क्वांटिटी बढ़ा है, क्वांटिटी बढ़ा है, Q1 से Q2 हो गया, यहाँ भी Q1 डैश से Q2 डैश हो गया, स्टार हो गया। यहाँ क्या देखते हो, चेंज इन Q इज वॉट, मोर देन चेंज इन Q स्टार। ज़्यादा देख रहे हो, क्यों सर, क्योंकि ये रिलेटिवली क्या है, इलास्टिक है, और ये रिलेटिवली क्या है, इन इलास्टिक। अगर प्राइस में सेम चेंज होने से अगर डिमांड में ज़्यादा चेंज होता है तो इसका मतलब ज़्यादा इलास्टिक है, कम चेंज होता है इसका मतलब कम इलास्टिक है। कम इलास्टिक को क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक बोलते हैं, कम इलास्टिक को इन इलास्टिक बोलते हैं। यहाँ पे प्राइस इलास्टिक डिमांड मोर देन 1 होगा, यहाँ पे प्राइस इलास्टिक डिमांड लेस देन 1 होगा। मैंने कहा था इलास्टिसिटी और डिमांड 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में मूव करता है। अब आइए एक दो टर्म और लिखिए, परफेक्टली इलास्टिक। न्यूमेरिकल में तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ये परफेक्टली इलास्टिक है और ये परफेक्टली क्या, इन इलास्टिक डिमांड। इसका भी मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, देखिए इलास्टिसिटी और डिमांड का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P मल्टीप्लाई P अपॉन Q। देखिए अगर प्राइस में चेंज 0, प्राइस में कोई चेंज ना हो, प्राइस में चेंज क्या हो, 0, प्राइस में चेंज 0, फिर भी क्या हो, फिर भी चेंज इन क्वांटिटी पॉजिटिव हो। प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ लेकिन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, क्वांटिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी क्वांटिटी बढ़ रहा है। देखिए ऐसे, ये देखिए, ये प्राइस है और ये QX है,
प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी क्वांटिटी क्या हो रही है, QX1 से QX2 से QX3 से QX4 एंड सो ऑन। क्वांटिटी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है एंड बढ़ता जा रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होने के बावजूद भी। अगर ऐसा होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स है कि प्राइस में नहीं चेंज हुआ है, इन्फिनेटेसिमली स्मॉल चेंज हुआ है, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब हुआ कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का एक फैक्टर क्या है, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q है। अगर मैं इसमें से ये वाला पोर्शन को बाहर कर दूँ तो ये क्या है, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P, ठीक है ना। एक चीज़ और बता दूँ, एक चीज़ यहीं पर समझाता हूँ मैं आपको। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1 अपॉन चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q इंटू P अपॉन Q। बताना आप सच सच ऐसा लिख सकता हूँ मैं किसको, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। देखो ना, अगर मैंने इसको 1 अपॉन कर दिया ना, इसका मतलब क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया। अब ये Q ऊपर चला जाएगा इधर और P नीचे रह जाएगा, सेम चीज़ है दोनों। इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं चेंज इन इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल्स टू 1 अपॉन स्लोप लिख सकते हैं इसको, इनटू P अपॉन Q। क्यों सर, क्योंकि ये क्या होता है, स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है, स्लोप इक्वल्स टू द चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q। तो सर आपका कहने का मतलब ये हुआ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक और फॉर्मूला आ गया। यस, एक और क्या आ गया, 1 अपॉन स्लोप इंटू P अपॉन Q, ये भी फॉर्मूला आ गया, सेम चीज़ है। तो सर ये देखो, स्लोप इक्वल्स टू है क्या, स्लोप इक्वल्स टू है चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q। अभी आपने क्या कहा, प्राइस में चेंज जीरो है, प्राइस में चेंज जीरो है, फिर भी क्वांटिटी में चेंज क्या पॉजिटिव है। अभी मैंने कहा देखो ना, प्राइस में चेंज जीरो है, फिर भी क्वांटिटी में चेंज क्या पॉजिटिव है, प्राइस में चेंज जीरो है, फिर भी क्वांटिटी में चेंज क्या पॉजिटिव है। इसका क्या रिजल्ट निकला, इसका रिजल्ट निकला कि स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया। स्लोप क्या हो गया, जीरो। जीरो अपॉन पॉजिटिव क्या, जीरो ही तो होता है, स्लोप जीरो हो गया। और देखो ना, ये स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप जीरो है। हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस मतलब क्या, स्लोप जीरो है। आप अपने घर में सरफेस पे चलते हैं तो स्लोप क्या होती है उसकी, जीरो ही होती है। प्लेन सरफेस का स्लोप क्या होता है, जीरो ही होता है। यस सर। अब यहाँ पे मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ। अब यहाँ भी देख लो, परफेक्टली इनलास्टिक में क्या होगा, इसमें डिमांड कर्व आपकी इस तरह की होगी, डिमांड कर्व मतलब QX बिल्कुल फिक्स है, प्राइस कुछ भी हो जाए, प्राइस कुछ भी हो जाए, क्वांटिटी में फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो ना, मेडिसिन जो बहुत ही जान बचाने वाला मेडिसिन होता है, उसकी कुछ भी प्राइस हो जाए लोग खरीदेगा ही खरीदेगा, नहीं तो जान बचेगी नहीं इंसान की, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे चेंज इन प्राइस क्या है, पॉजिटिव है, और चेंज इन QX क्या है, जीरो है। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या है, चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q। ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, जीरो है। इसका मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। इस केस में स्लोप क्या है, इन्फिनिटी है। देखो ना यहाँ पे, अगर हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब स्लोप क्या हो गया, यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, होता है 1 अपॉन स्लोप इंटू P अपॉन Q। यहाँ भी वही होगा, सेम तरीके से जैसे यहाँ डिराइव किया वैसे यहाँ डिराइव कर सकते हो। एक बार फिर से करता हूँ, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। EP होता क्या है, EP होता है चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P अपॉन P अपॉन Q। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q इंटू P अपॉन Q। इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन स्लोप इंटू P अपॉन Q। यहाँ स्लोप क्या हो गया, स्लोप यहाँ पे इन्फिनिटी है। तो परफेक्टली इनलास्टिक केस में क्या हो गया, इन्फिनिटी स्लोप, और परफेक्टली इलास्टिक के केस में क्या हो गया, जीरो स्लोप। तो अल्टीमेटली कितना चीज़ देखा आपने, स्लोप जीरो देखा, स्लोप 1 देखा, स्लोप इन्फिनिटी देखा, स्लोप जीरो से ज़्यादा, सॉरी इलास्टिसिटी क्या देखा आपने, ED इक्वस टू क्या देखा, ED या EP में बार बार मैं ED लिखने की आदत मेरी लगी हुई है, जीरो देखा। EP इक्वस टू क्या देखा आपने, 1 देखा। EP इक्वस टू क्या देखा आपने, इन्फिनिटी देखा। एक और चीज़ देखा आपने, क्या देखा, EP इज़ वॉट, EP इज़ मोर देन जीरो बट लेस देन 1, और यहाँ पे EP क्या है, मोर देन 1 बट लेस देन इन्फिनिटी। इतने पॉइंट्स आपने देखा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट।
अगर कोई पूछे तो इलास्टिसिटी बारे में क्या कहोगे? कहोगे इलास्टिसिटी, अल्टीमेटली इलास्टिसिटी जो होता है ना वो आपका जीरो से ले के बराबर या मोर, और इन्फिनिटी से क्या होता है? बराबर या लेस, ये होता है। अगली क्लास जब मिलेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, एक बार रिवाइज कर देंगे आपको, और फिर उसके बाद इसके अगले मेथड्स पे जाएंगे। आज की क्लास में हमने क्या किया है? ज़्यादातर फोकस किया हमने किस पे? परसेंटेज मेथड पे। थोड़ा थोड़ा एक्सपेंडिचर मेथड भी डिस्कस हो गया, लेकिन मोर फोकस किस पे था? परसेंटेज मेथड पे। और उसके हिसाब से मैंने दिखाया इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली एंड व्हाटएवर, ये दिखाया मैंने आपको। अगली क्लास में जब बात करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें होगी, सारे मेथड्स डिस्कस कर लेंगे, थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर देंगे, फिर जाके ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। मैंने क्या कहा था? 50-50 है, 50% बेसिक्स बातें होगी, 50% आपके सिलेबस की बातें होगी। आपको दिख गया होगा। अगली क्लास से बिल्कुल भी वार्म अप क्लास मैं नहीं बोलूँगा, अब इसका नाम है वार्म अप क्लास नहीं रखूँगा, धीरे धीरे करके ये बिल्कुल एक्चुअली आपके सिलेबस की क्लास होने लगेगी। ठीक है बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।